पहले की जो टीचर्स पनिशमेंट देते थे वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती थी कि बहुत। आज के स्टूडेंट्स वो पनिशमेंट हैंडल कर पाएंगे। मेरे टीचर तो हेलीकॉप्टर बना देते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे टीचर हम लोगों को पता नहीं क्या क्या बनाते थे। तो टीचिंग आपकी इमोशन एकदम कैसे बन गई? इमोशन बनने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है बच्चे। और बच्चों के साथ ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी खुद की लाइफ को फिर से जी रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो आपका क्या स्टूडेंट्स में डिवीज़न रहता है कि जो फ्रंट बेंचर्स हैं उनको अलग ट्रीटमेंट देना है और जो बैक बेंचर्स हैं उनके साथ अलग ट्रीट करना है? पढ़ाई में नहीं तो किसी ना किसी फील्ड में ऐसे मुझे कोई चीज़ उनके अंदर दिखे ताकि मैं उनको आगे मोटिवेट कर सकूं। और जब आपने एक एग्जैक्ट एज तक सारी चीज़ें परफॉर्म की हैं डिसिप्लिन वे में, तो आपकी एक पर्सनैलिटी भी काफ़ी बिल्कुल डिसिप्लिन बिल्कुल, हो। बहुत ही अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ के बच्चे आजकल निकलते हैं कि अगर आप पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो जो भी डेडिकेशन आप पढ़ाई के लिए कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पूरी डेडिकेशन आप उस फील्ड में जाके करिए ताकि अगर किसी की ग्रेड 10 आई है, किसी की फर्स्ट आई है, दोनों में ग्रेडिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना। ये सबसे बड़ा टीचर का दायित्व तो यही है कि जो बच्चा पीछे है उसको किसी ना किसी फील्ड में आप आगे करिए ताकि वो 10 उसके लिए नंबर 1 बने। बट रियलिटी में आपको बताना चाहूँगा, जब से छड़ी कम हुई है तब से बच्चों में थोड़ी डिसिप्लिन भी कम होता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स वालों का अलग क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट सेक्टर्स वालों का अलग क्राइटेरिया है, बट इन दोनों का कंपैरिजन करना क्या ये सही है? इसका कंपैरिजन आई डोंट थिंक सो कि कोई मैटर करता है। सब अपनी जगह पे अच्छे हैं और वो अपना वर्क कर रहे हैं, हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं। 3 समय की रोटी अच्छी सी कमा रहा है इंसान, वो अपने आप में अगर सेटिस्फाई है तो आज के ज़माने में वो भी अपने आप को सक्सेसफुल कह सकता है। तो गर्ल्स और बॉयज़ के डिवाइडेड सेक्शंस होते थे, अब ऐसा कुछ है नहीं, क्लासेस में बॉयज़ के साथ में गर्ल्स भी रह रही हैं। डेफिनेटली तो एक रिलेशनशिप वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप वाला बॉन्ड बनाइए, आप एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाइए। और लाइफ बहुत ही लंबी है, बहुत आगे आपको बढ़ना है और अभी से अगर इन चीज़ों में आप पड़ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे आप कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, इन तीनों में वो जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है वो अभी लोग कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम हैं किस सिचुएशन में। बिल्कुल, आप अगर रिलेशनशिप एक बना रहे हैं तो आप उसके साथ बॉन्ड बनाइए, उसको हैप्पी फील कराइए, उसकी सारी चीज़ों में उसकी हेल्प करिए। तो अगर आप फिटनेस की लाइन में जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़े जो एक एग्जैक्ट बॉडी बिल्डर फॉलो करता है। हाँ। तो बॉडी बिल्डर को भाई सीधी बात है कि उनको अपनी बॉडी को शो करना है, दिखाना है, स्टेज परफॉर्मेंस प्रेजेंटेबल होना है, उनको अपने स्टेज पर सारी परफॉर्मेंस करनी है। आपको क्या है कि अपनी लाइफ में फिट रहना है कि आप अगर आप चाहें तो आप। लड़कों का एक सपना हमेशा से रहता है कि हम अपने फादर साहब को गले लगा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने गले लगाया कभी? अभी कुछ दिनों रिसेंट एक मेरा फ्रेंड है, उसके फादर जी एक्सपायर हुए थे। उस दिन जब मैंने उसके फादर को जाते हुए देखा तब मेरा दिल ऐसा टूट सा गया था। तब मैंने अपने फादर को फ़ोन किया और मैं उनसे बात करके बहुत रोया। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद बाबू पे। आज का हमारा ये पॉडकास्ट जो है वो होने जा रहा है आकाश भदौरिया जी के साथ। आकाश भदौरिया जी पैशन से एक टीचर भी हैं, साथ ही साथ वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए कंटेंट भी क्रिएट करते हैं और वो कंटेंट उनके स्टूडेंट्स और जो अदर टीचर्स हैं उनसे इतना ज़्यादा रिलेटेबल हो गया था कि उनकी काफ़ी सारी रील्स भी वायरल हुई थी। तो मिलते हैं आकाश जी से और जानते कि उन्होंने कैसे टीचिंग को अपना पैशन मानते हुए वो भी बरकरार रखा, साथ में कंटेंट क्रिएशन की लाइफ में भी एंट्री की और दोनों चीज़ें कैसे अभी वो बैलेंस कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आकाश जी आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। टीचिंग ये आपका पैशन कैसे बन गई है? टीचिंग पैशन इस तरह से बना कि पहले तो नहीं सोचा था कि टीचिंग लाइन में जाना है, बट जब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई बीच में, बट कोई ऑप्शन मुझे नहीं नज़र आया। उसके बाद मुझे कुछ सजेशंस मिले कि आपको टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, आप काफ़ी अच्छे मतलब बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप काफ़ी वोकल हैं और आपकी एक्सप्लेनिंग टेक्निक्स जो हैं वो काफ़ी बच्चों को पसंद आ सकती हैं। तो मुझे काफ़ी सजेशंस मिले, तो मैंने टीचिंग लाइन इस तरह से ट्राई किया। यस। तो टीचिंग आपकी इमोशन एकदम कैसे बन गई? इमोशन बनने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है बच्चे। और बच्चों के साथ ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी खुद की लाइफ को फिर से जी रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो इसीलिए
टीचिंग मेरा पैशन बन गया। तो स्टार्टिंग में आप अपने स्टूडेंट्स की जो हम लोग लाइफ जीते हैं, अगर टीचर हम लोग हैं तो हम भी उसी नज़रिए से बच्चों को देखते हैं कि हम भी बिल्कुल। कभी बच्चे हुआ करते थे। जी, जी। तो आपका बिहेवियर स्टूडेंट्स के साथ में कैसा, स्ट्रिक्ट रहता है या काफ़ी कंफर्टेबल रहता है? मेरा दोनों तरह से रहता है। मैं क्लास के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ और सारी चीज़ें उनको प्रॉपर तरीके से बताना, समझाना। प्लस बाहर मैं ऐसा हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो खुल के अपनी बातों को हमसे शेयर कर सकें, ताकि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ से रिलेटेड हम उनको सॉल्व कर सकें। तो इसलिए मैं बाहर थोड़ा उनके लिए लिबर्टी दे देता हूँ। बाकी क्लास के अंदर मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट और डेडिकेटेड टुवर्ड्स टीचिंग हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपसे फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी रखते होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, सारे रखते हैं। तो उनको सबको आप मैनेज कैसे करते हैं? मैंने जैसे करता हूँ कि मैं अगर उनको डाँटूँ भी तो वो चीज़ों को समझते हैं और वो ये जानते हैं कि हाँ, सर जो भी बोल रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो उसको मैनेज करना इसीलिए आसान हो जाता है कि आजकल के बच्चे ज़रूरी नहीं है कि सारे ही नॉटी हों, लेकिन नॉटी को दूसरी तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल है उनको तो बस आप गाइडलाइंस देते रहिए, वो उसको फॉलो करते हैं। तो आपका क्या स्टूडेंट्स में डिवीज़न रहता है कि जो फ्रंट बेंचर्स हैं उनको अलग ट्रीटमेंट देना है और जो बैक बेंचर्स हैं उनके साथ अलग ट्रीट करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि मैं सारे बच्चों को एक ही तरह से ट्रीट करता हूँ। इवन जो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं और हम जानते हैं सभी लोग कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडीज़ में नहीं इतना नहीं फ़ोकस्ड होते, रहते हैं, तो मैं उनको भी बराबर ट्रीट करता हूँ, उनसे भी चीज़ें पूछता हूँ, उनसे भी उनके सजेशंस माँगता हूँ ताकि वो खुल के सामने आएँ। इवन पढ़ाई में नहीं तो किसी न किसी फ़ील्ड में ऐसे मुझे कोई चीज़ उनके अंदर दिखे ताकि मैं उनको आगे मोटिवेट कर सकूँ। ज़्यादातर पेरेंट्स का कहना ये होता है कि तुम ग्रेजुएशन करो, स्टडीज़ पे फोकस करो और फिर एक सेटल हो जाओ एक परफेक्ट जॉब के लिए। वही कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें जॉब करनी नहीं होती है, उन्हें अपने पैशन के लिए काम करना होता है। जी तो हाँ। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना मैं चाहेंगे? ऐसे स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो जो भी डेडिकेशन आप पढ़ाई के लिए कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पूरी डेडिकेशन आप उस फील्ड में जाके करिए ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं और हर फील्ड में कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा भी है। तो अगर वो उसी फील्ड में जाके अपना 100% 200% देते हैं, तो आई विश कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएँगे, तो उनको करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा स्टडीज़ में अच्छा हो, हर बच्चा एजुकेशन प्रॉपर ले पा रहा हो, बट काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जिनमें बच्चे जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो मैं कोई प्रॉपर वो नहीं है कि मैं उनको सिर्फ स्टडीज़ के पीछे ही धकेलूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए मोटिवेट करता हूँ। जब कुछ बच्चा मुझे लगता है कि नहीं स्टडीज़ में अच्छे हैं, तो मैं उन्हें पर्सनली बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि आपकी किस चीज़ में रुचि है, आप क्या करना चाहते हैं और आप उसमें आगे बढ़िए। मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा उस चीज़ के लिए, आपके पेरेंट्स से भी बात करूँगा। तो ऐसे करके मैं उनको गाइड करता हूँ। क्या ग्रेडिंग के बेसिस पे स्टूडेंट्स को जज करना चाहिए? अगर किसी की ग्रेड 10 आई है, किसी की फर्स्ट आई है, दोनों में ग्रेडिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना? आई थिंक आज के ज़माने में ग्रेडिंग मैटर इतना नहीं करता है। हम कह सकते हैं सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे अपने अंदर छुपाए हुए हैं। बस वो 10 ग्रेड वाला भी और फर्स्ट ग्रेड वाला भी, उन सब के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को निखारनी है। ये सबसे बड़ा टीचर का दायित्व तो यही है कि जो बच्चा पीछे है उसको किसी ना किसी फील्ड में आप आगे करिए ताकि वो 10 उसके लिए नंबर 1 बने। बहुत सारे जगह पे ये भी देखा गया कि जिसकी ग्रेडिंग 10 है वो कंपनी का ओनर है और जिसकी ग्रेडिंग फर्स्ट है वो उसी कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में वर्क कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आप कह सकते हैं वही बैक वेंचर वाला सिनेरियो हाँ। कि पीछे वाले बच्चे जो है वो कंपनी चला रहे हैं और आगे बच्चे जो हैं वो कंपनी में वर्क काम कर कर रहे रहे हैं। हैं। बिल्कुल है ऐसा। उनके पास टैलेंट होता है, वो पीछे भी रह के काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो उनकी लाइफ में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो आई थिंक हमें बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स को इतना नहीं देखना चाहिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है और कैपेबिलिटी जो है वो होती है कि आपके पास बैक बेंचर के भी पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं और फर्स्ट बेंचर्स के पास भी। तो इसीलिए आई थिंक बैक बेंचर हर तरह से दिमाग चलाते हैं, फ्रंट बेंचर सिर्फ अपना स्टडीज़ पे फोकस रहते करते हैं। तो हर तरफ दिमाग चलाने वाले कहीं ना कहीं जाके अपना सेटलमेंट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। टीचर्स की अगर लाइफ देखी जाए तो वो काफ़ी बिजी शेड्यूल उनका रहता है। बहुत जैसे ज़्यादा। सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, स्कूल के टास्क पूरे करना, पीरियड्स अटेंड करना, कभी कभी तो जो टीचर लीव पर है उनकी भी पीरियड अटेंड करना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। तो इन सारी काम के बाद में आप कंटेंट क्रिएशन मतलब हुआ कैसे आपका?
कंटेंट क्रिएशन ऐसा हुआ कि काफ़ी सारी प्रॉक्सीज भी लेनी पड़ती हैं हम लोगों को। एक्चुअली 8 पीरियड्स में डिवाइड होता है हमारा सारा शेड्यूल। ठीक। तो उसमें मैक्सिमम टीचर्स को मिनिमम आई थिंक 6 to 7 पीरियड्स लेने ही होते हैं। बाई चांस अगर कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है तो उसके लिए उसको प्रॉक्सी भी लेनी पड़ती है। ठीक। तो मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का जो समय, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके स्कूल में अलाउ है या आपको कितना टाइम मिलता है, आप शूट फ्री करना। रहते हैं शूट करने का। ठीक। तो मेरा ये है कि जैसे हम आजकल सभी हम लोग रील्स कॉल्स करते हैं, तो बाय चांस मुझे कोई ऐसी रिलेटेबल रील मिल जाती है जिसको मैं खुद से रिलेट करता हूँ और फिर मैं ये सोचता हूँ कि इसको कॉपी नहीं करना है, अपना इसी के थ्रू अपना कुछ ऐसा दिखाना है ताकि दूसरे लोग हमसे रिलेट कर सकें। तो टाइम के बीच में अगर हम कहें शेड्यूल प्रॉपर जो शेड्यूलिंग होती है उसके बीच में हमें कुछ ना कुछ समय ऐसा मिल ही जाता है, जैसे कि रिसेस का टाइम मिल जाता है और कभी कभार बच्चे नहीं आते हैं, हाफ डे हो जाता है, तो उस समय दिमाग चलता है और ये सोचते हैं कि अभी 5 मिनट हैं या 10 मिनट हैं और इसी में किसी ना किसी कलीग को ढूंढ के मैं उनको फ़ोन पकड़ा देता हूँ और मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग कैमरे में उतारते हैं और रील बना के पोस्ट कर देते हैं। कभी ऑब्जेक्शन नहीं आया स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का या स्टाफ के किसी टीचर का? स्टाफ में काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन जताया कि आप बच्चों के साथ काफ़ी फेमिलियर हैं, बच्चे आपको फ्रेंड्स मानेंगे, आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे या ज़्यादा हो जाएगा कुछ, आप थोड़ा कनेक्शन कम करिए बच्चों से। लेकिन सारे कनेक्शंस मैं सोचता हूँ एक दायरे में रहने चाहिए और मैं समझता हूँ कि मुझे बच्चों से कितना दायरा बना के रखना है और जब तक बच्चे आपको फ्रेंड नहीं समझेंगे तब तक वो आपसे अपनी सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे, डरते ही रहेंगे कि अरे ये टीचर है, अगर मैं इससे कुछ सवाल पूछ दूंगा तो ये मुझे डांटेगा या ये मेरी बातों को समझेगा नहीं। तो उस सिनेरियो में कभी कभार बच्चे खुद को बैकफुट पे कर लेते हैं और वो सारी चीज़ें जो वो पूछना चाहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ा सकती है और वो भी पूछने में डर जाते हैं। तो काफ़ी टीचर्स और इवन पेरेंट्स तो कभी नहीं मेरे पास अभी तक आए कि आप कंटेंट क्रिएट मत किया करिए, सारे बच्चे पसंद करते हैं, बट टीचर्स का हो जाता है एक, वो उनके अंदर ये थिंकिंग बिल्ड हो जाती है कि बताइए वीडियोस बना रहे हैं या कुछ भी। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि पेरेंट्स ने कभी मैं इस बात का ऑब्जेक्शन किया, बट हाँ टीचर्स कभी कभार कर देते हैं तो उसमें मैं उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। जैसे प्रिंसिपल से या किसी डायरेक्टर से अगर कोई नोटिस आता है तो फ्रंट बेंचर्स तो उसको इजीली मान लेते हैं, जी जी। लेकिन बैक बेंचर्स उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप हैंडल कैसे करते हैं बैक बेंचर्स को? बैक बेंचर्स को समझाना बहुत ही आसान है। आज के ज़माने में जितना आप फ्रंट बेंचर्स को नहीं समझा सकते उतना बैक बेंचर्स को समझाना आसान है, बस उसके लिए थोड़ा अपना तरीका चेंज करना पड़ता है। आप उनको अगर ये फील कराएंगे कि ये जो बात सर आपको बता रहे हैं वो उनके बेनिफिट के लिए है तो वो 100% समझेंगे। अब आजकल टीचर्स क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। फोर्स करते हैं, आप इधर आइए, आगे बैठिए, उधर जाइए, आपको ये नहीं करना है। जब बच्चा लगातार पोकिंग फील करता है तो वो टीचर से भागने लगता है और टीचर के बारे में गलत थिंकिंग बना लेता है कि अरे ये तो मेरे ही पीछे पड़े हैं। ठीक। तो जब बच्चे को ये लगेगा ये मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं कि मेरा ही भला हो रहा है, तो आप कभी भी ये चीज़ करके देखिएगा कि उसको ये फील जब आप कराएंगे कि हाँ ये सर मेरा भला चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आप एक इशारा कर दीजिएगा। इवन अभी भी मैं 11th और 12th के बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, बट मैं अगर दूर से कोई भी इशारा कर दूँ कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है तो वो विद इन अ सेकेंड बच्चा मानता है और उस चीज़ को अप्लाई करता है। क्या बैक बेंचर सच में डम्ब होते हैं? नहीं, किसने बोला, मैं तो ऐसा नहीं मानता और काफ़ी सारी चीज़ें बैक बेंचर से सीखी भी हैं, अभी भी सीख रहा हूँ और जब हम थे तब भी हम लोग सीखते थे सारी चीज़ें। आप बैक बेंचर थे या फ्रंट बेंचर थे? मैं दोनों बेंचर था। जब रोल नंबर को रोटेट किया जाता था तो हम लोगों को फ्रंट में बैठा दिया जाता था, बट हम लोग प्रेफर करते थे कि जितना पीछे बैठ पाएँ, टीचर की नज़रों से बच पाए, ताकि हम लोग काफ़ी सारी शैतानी भरी चीज़ें करते थे। इवन लंच खाते थे बीच पीरियड में ही, लंच से पहले? और बिल्कुल रिसेस होने से पहले ही अपना लंच फिनिश कर लेते थे। इससे तो बहुत सारे लोग रिलेट कर बहुत ज़्यादा। आज भी काफ़ी बच्चों को जब मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ तो कभी कभार उनका मन होता है कि सर लंच करना है, तो मैं उनको अलाउ कर देता हूँ विद इन बिटवीन द पीरियड। बट जितनी देर अगर मैंने उनको बताया है तब जब वो सारी चीज़ें उन्होंने सुनी हो, इसलिए तो मैं उनको अलाउ कर देता हूँ। पहले की जो टीचर्स पनिशमेंट देते थे वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती थी, क्या आज के स्टूडेंट्स वो पनिशमेंट हैंडल कर पाएंगे? मेरे टीचर तो हेलीकॉप्टर बना देते थे। बिल्कुल मेरे टीचर हम लोगों को पता नहीं क्या क्या बनाते थे। तो दिक्कत यहाँ पे नहीं है कि वो हैंडल कर पाएंगे, दिक्कत ये है कि
आजकल पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई भी ऐसी पनिशमेंट हो जिससे कि उनके बच्चे का नुकसान हो या उनका बच्चा डिमोटिवेट हो। बट रियलिटी में आपको बताना चाहूँगा, जब से छड़ी कम हुई है तब से बच्चों में थोड़ी डिसिप्लिन भी कम होता जा रहा है। तो टीचर को अलाउ करना चाहिए कि वो छड़ी चलाए, बट इन केसेस कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं हो, ना बच्चे को ऐसी गहरी चोट लगे जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो जाए या कुछ भी हो उसको दिक्कत। तो छड़ी चलानी चाहिए, ऐसी चलानी चाहिए, प्यार से चलानी चाहिए, ताकि सिर्फ उसको समझ में आए, ना कि ये कि आप उसको मारने के लिए जा रहे हैं। आजकल बहुत से टीचर्स हैं जो बच्चों को मारते हैं और फिर पेरेंट्स की कंप्लेन आती है कि देखिए आपके टीचर ने, प्रिंसिपल को बोलते हैं कि देखिए आपके टीचर ने बच्चों को मारा, ये देखिए ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो एक दायरे में रहकर हमको छड़ी चलानी तो चाहिए, बट मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी छड़ी चलाने के लिए। अगर आपका काम बनता है प्यार की बातों से तो आप वो भी बना सकते हैं, जैसे कि मेरा चल जाता है। मैं बहुत ही कम बच्चों को मारता हूँ, और जब मारता हूँ तो उनको समझा के मारता हूँ कि बाई चांस मेरा अगर हाथ उठ जाता है धीरे से तो उनके नुकसान के लिए नहीं है, वो उनके फ़ायदे के लिए होता है। जैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में कभी कभी वो फ्रेंडशिप लेवल वाली बॉन्डिंग नहीं होती है। जी जी। तो एक स्टूडेंट है, उसे सपोज़ एक्टर बनना है, लेकिन पेरेंट्स ने उसके ऊपर स्टार्टिंग से ही ये फोर्स किया है कि तुम्हें 12th करना है, फिर ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद एक जॉब लेनी है। जी। तो वो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट को कैसे समझाए कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ या मुझे इसमें ही जाना चाहिए? कहीं ना कहीं पेरेंट्स की मेंटेलिटी होती है और लोकेलिटी और आप सोशलाइजेशन देखकर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा दबाने लगते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करिए, या आप ये नहीं कर पाएंगे, या उनको बाय चांस डिमोटिवेट कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो वो मेरे साथ भी हुआ है। बट अगर पेरेंट्स को ये लगेगा कि हमारा बच्चा इस फील्ड में मेहनत कर रहा है और वो जी जान से लगा हुआ है, अपना 1000-2000% दे रहा है, तो आई थिंक पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हाँ, हमें अपने बच्चे को इस फील्ड में मोटिवेट करना चाहिए। और बच्चे, अगर आजकल के बच्चे ये भी हैं कि हम इस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, उस फील्ड में भी बोल देते हैं कि हाँ मुझे ये बनना है, बट उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करते, 100% नहीं देते हैं। 100% नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बैकफुट पे आ जाते हैं कि भाई ये तो पढ़ाई में भी नहीं दे रहा है अपना, और इस पैशन को भी नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें बाय चांस है। तो इसलिए वो सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब भी, आई थिंक आजकल सारे पेरेंट्स को ये समझ में आता होगा कि कब बच्चा उनका 100% दे रहा है, तो ऐसे पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उस फील्ड में 100 या 200% दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों में सपोर्ट करना चाहिए। और आई विश कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छा उस फील्ड में कर सकता है। बट मेरे हिसाब से पेरेंट्स का सिनेरियो ये रहता है कि उन्हें अपने बच्चों की चिंता ज़्यादा होती है। जी हाँ। तो स्टूडेंट्स का, बच्चों का रोल ये रहना चाहिए कि अगर उन्हें किसी पैशन को फॉलो करना है तो वो सबसे पहले उस पैशन में कुछ ऐसा गुड रिजल्ट लेके पेरेंट्स को दें जिससे उन्हें बिलीव हो पाए कि हाँ ये आगे भी कुछ कर सकता है। जी जी, मैंने आपसे यही बात कही कि सबसे पहला बच्चे का जो प्रायोरिटी है वो ये होना चाहिए कि आप एजुकेशन को प्रॉपरली करिए। देखिए, फर्स्ट से 12th तक का जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम रहता है वो बच्चे को सिखाता है कि आप कैसे डिसिप्लिन में रह सकते हैं, ठीक। आप कैसे अपनी जो चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए डेडिकेट हो सकते हैं। ठीक। तो वो डेडिकेशन जब पेरेंट्स को दिखता है कि हमारा बच्चा ये चीज़ें, हर चीज़ जो है डेडिकेशन से कर रहा है, मीन्स अगर कोई ड्राइंग कंपटीशन हुआ तो उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ लेकर आया, या कोई सिंगिंग कंपटीशन हुआ उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ लेके आया, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि हाँ हमारा बच्चा इन चीज़ों के लिए डेडिकेट है। तो तब उनको लगता है कि हाँ हम इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। और होता क्या है कि बच्चा पढ़ाई में भी नहीं कर रहा है और आप किसी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप देखिए उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि ये बस टाइम पास कर रहा है। तो जब इनको ये चीज़ लगने लगेगी तो वो डेफिनेटली आई थिंक कि को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो बच्चों के लिए पहला स्टेप ये है कि आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक की अपनी जो स्टडीज़ है बिल्कुल, वो एज अ रूट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर करें। बिल्कुल डेफिनेटली वो उनको स्ट्रांग बनाएगा, डेडिकेटेड बनाएगा, डिसिप्लिन बनाएगा। और जब ये डिसिप्लिन उनके अंदर, भाई सीधी सी बात है, हम लोग 18 साल तक हम लोगों को क्यों ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है? इसीलिए नहीं मिलता है कि आप उन चीज़ों को समझिए, उनके कॉन्सिक्वेंसेस समझिए, तब जाके जब हम 18+ होते हैं तब हमें वोट करने का अधिकार होता है, तब हमें ड्राइविंग करने का अधिकार होता है। तो लेकिन बच्चे आजकल क्या है कि सारी चीज़ें समय से पहले चाहते हैं।
अभी भी यही है कि फ़ोन पकड़ लिया या कुछ बाइक पकड़ ली। तो समय से पहले अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो वो आपका डिसिप्लिन कहीं न कहीं ख़राब करता और है। फिर उस चीज़ की आगे वैल्यू भी नहीं वैल्यू रहेगी। भी नहीं रहती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो समय के साथ सारी चीज़ें होना बहुत ही अच्छा है। मैं भी स्टार्टिंग में कहता था कि मुझे फ़ोन चाहिए, पहले नहीं था समय, फिर धीरे-धीरे फ़ोन भी आया, फिर बाइक चाहिए, ज़िद करता था, तो बाइक आई। धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया, सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर देते हैं। तो समय से पहले आई थिंक कि किसी बच्चे को ज़िद नहीं करनी चाहिए और आप अपना समय पूरा जिस चीज़ के लिए आपको समय दिया गया है, पहले वो चीज़ करिए और आगे आपको डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें करने को मिलेंगी पेरेंट्स की तरफ से। अगर रूट्स हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आगे की बिल्डिंग अपने आप गिर बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि 12th तक की स्टडीज़ आप प्रॉपर्ली करिए ताकि आपकी इतनी रूट स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि आप अगर रादर देन अदर एक्टिविटीज़ में अगर आप नहीं जा पाते हैं बाय चांस, क्योंकि हम जानते हैं आजकल कितना कॉम्पिटिशन है। बच्चा 5 साल से एकेडमीज़ जॉइन कर लेता है, तैयारी करने लगता है। कॉम्पिटिशन्स की। बिल्कुल, तो आप 12th में जाइए, अच्छे से परफ़ॉर्म करिए और डेफ़िनेटली फिर आप उसके बाद अपनी फ़ील्ड को बढ़ाइए, चीज़ें समझिए, तो ज़रूर आप मेरे हिसाब से अगर 12th तक उसने प्रॉपर एजुकेशन की है तो उसे एकेडमी ज्वाइन करने की नीड ही नहीं होगी। बिल्कुल, ऐसा ज़रूर है। और 12th तक आप एक तरह से ट्रेंड हो जाते हैं सारी चीज़ों के लिए और अगर आप प्रॉपर्ली आपने 12th किया, आपके पेरेंट्स को आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, आपके टीचर्स को आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, तो डेफ़िनेटली आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा प्रॉपर्ली ट्रेंड हो गया है और बाहर के वर्ल्ड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और जब आपने एक एग्जैक्ट एज तक सारी चीज़ें परफॉर्म की हैं डिसिप्लिन्ड वे में तो आपकी एक पर्सनैलिटी भी काफ़ी बिल्कुल, डिसिप्लिन्ड बिल्कुल। होगी। बहुत ही अच्छी-अच्छी पर्सनैलिटीज़ के बच्चे आजकल निकलते हैं और डिसिप्लिन रहने की वजह से उनको सबको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं। मैं देखता हूँ 5 से 6 साल मुझे होने जा रहे हैं एजुकेशन फ़ील्ड में। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, सिर्फ़ इसी वजह से कि वो 12th तक अपने आप को उन्होंने डिसिप्लिन में रखा है। आकाश जी आपका गोल क्या रहा लाइफ का? लाइफ़ में मेरा गोल तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा गोल जो है वो एक फ़ेमस पर्सनैलिटी रहने का रहा है कि ताकि मुझे भी लोग देख के मोटिवेट हों और मैं अपनी चीज़ें काफ़ी लोगों तक पहुंचा पाऊँ जिससे कि शायद उनकी लाइफ में थोड़ा चेंज जो है वो आ सके। तो ये मेरा मेन गोल रहा है और बाकी सभी का मेन गोल रहता है कि अपने पेरेंट्स को खुश करना, उनको एक सरकारी जॉब देना और उनके सामने ऐसे बन के रहना कि जो भी हैं हम ही हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर अभी भी है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें आगे भी बरकरार रखूँ अपने पेरेंट्स के लिए। तो अभी जैसा आपने कहा कि सरकारी जॉब तो आज के टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों को इस नज़रिए से देखते हैं कि अगर उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब है तो वो लाइफ में सक्सेसफुल है या उसने लाइफ में कुछ अचीव किया है। बिल्कुल, और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसने कुछ अचीव ही नहीं किया, ऐसा लोगों का मानना होता है। बिल्कुल लोगों का मानना है और हमारे बहुत ही क्लोज़ कुछ लोग हैं उनका भी यही मानना है। बट आज के ज़माने में आई थिंक मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि मेहनत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान वो चीज़ें नहीं कर पाता है जो प्राइवेट या अपना खुद का कुछ करके जो इंसान कर सकते हैं, वो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट वाला भी इंसान कर पाता होगा। बस आपको मेहनत करते रहना चाहिए हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। हर चीज़ का अपनी लाइफ में एक अलग क्राइटेरिया होता है। प्राइवेट सेक्टर्स वालों का अलग क्राइटेरिया है, यस, यस। गवर्नमेंट सेक्टर्स वालों का अलग क्राइटेरिया है। बट इन दोनों का कंपैरिजन करना क्या ये सही है? नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ कि इन दोनों का कंपैरिज़न करना सही है। दोनों सेक्टर्स अपनी जगह बेस्ट हैं। प्राइवेट सेक्टर के बिना गवर्नमेंट सेक्टर का काम नहीं चल सकता और गवर्नमेंट सेक्टर्स के बगैर प्राइवेट्स का काम नहीं चल सकता। तो इनको कंपेयर करना आई डोंट थिंक सो कि एक अच्छी बात है। सब अपनी फ़ील्ड में अगर कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करें और इसका कंपैरिज़न आई डोंट थिंक सो कि कोई मैटर करता है। सब अपनी जगह पे अच्छे हैं और वो अपना वर्क कर रहे हैं, हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं। बस ये है कि तालमेल बना रहे ताकि हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती रहे। आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? मीन्स लोगों का मानना है अगर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए काम किया है, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो मैं सक्सेस हो गया। प्राइवेट सेक्टर्स में मानना है कि अगर 2-3 अपर प्रमोशंस हो गए तो हम सक्सेस हो गए। बिजनेसमैन का मानना है कि अगर मेरा बिज़नेस काफ़ी हाई हो गया, सेलिंग हाई हो गई तो हम सक्सेस हो गए। बट रियलिटी में सक्सेस है क्या? मेरे मानने से ये है कि रियलिटी में सक्सेस अगर हम देखें तो सक्सेस जो है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। अगर आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हैं अपनी चीज़ों से,
तब तक आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाइए, आप देखिए कि मिलियनियर्स, बिलियनियर्स हैं, वो आए दिन अलग-अलग केसेस में, अलग-अलग चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिनसे उनकी लाइफ हेल बनी हुई है। एक्टर्स और भी। हाँ, बिल्कुल। और जो 3 समय की रोटी अच्छी-सी कमा रहा है इंसान, वो अपने आप में अगर सैटिस्फाई है, तो आज के ज़माने में वो भी अपने आप को सक्सेसफुल कह सकता है। तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल ये है कि आप कंप्लीटली आप सक्सेसफुल तभी अपने आप को फ़ील कर सकते हैं, जब आप खुद से सैटिस्फाई हैं और आपकी फैमिली जो है, वो आपसे सैटिस्फाई है, तो आप बिल्कुल ही सक्सेसफुल पर्सन हैं। इंसान को खुद को एक अपर क्लास से कंपेयर करके क्या अनसेटिस्फाइड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपर क्लास वालों ने अपनी लेवल पे आके मेहनत करी है। हो सकता है कुछ उनको प्रायोरिटीज़ मिली हों या कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ रही हों कि वो उन्हें मौके जल्दी मिल गए आगे बढ़ने के। तो आप भी बढ़ रहे हैं, आप ये भी देखिए कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। तो आप उस चीज़ को भी एक सक्सेसफुल तरीके से देख सकते हैं कि हाँ, मैंने भी कुछ अचीव किया है लाइफ़ में। और ऐसे ही अगर आप अपनी थ्रू आउट लाइफ़ अचीव करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा कि आप एक अपर क्लास वाले लोगों से ज़्यादा दूर हैं। और किसी भी समय किसी का समय बदल सकता है। तो मुझे नहीं लगता, बस यही चीज़ है कि आप अपनी चीज़ें जो हैं वो फुल ईमानदारी से आप करते रहिए, और भगवान आपको ज़रूर एक ना एक मौका देगा कि आप लोअर से अपर बन जाएँ। सेटिस्फैक्शन का एक फ़ोटो हमने देखा था इंटरनेट पे, जिसमें एक हैंडीकैप है, वो सोच रहा है कि काश मेरे पैर होते। जो पेडेस्ट्रियन है वो सोच रहा है काश मेरे पास साइकिल होती। जिसके पास साइकिल है वो सोच रहा है मेरे पास बाइक होती। बाइक वाला कार की सोच रहा है, कार वाला प्लेन की। जी हाँ, सेटिस्फाइड कोई है ही नहीं। कोई नहीं है सैटिस्फाई आज के ज़माने में। आपकी पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग कैसी है? पेरेंट्स के साथ अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूँ, तो पापा मेरे हमेशा से ही स्ट्रिक्ट रहे हैं। ठीक। और बिल्कुल, पापा अगर इस कमरे में होंगे तो मैं कहीं दूसरे कमरे में होऊंगा। और पापा बहुत ही कम बात करते हैं। वो एक्चुअली ऐसे फील्ड में हैं, ही इज़ अ पुलिसमैन। सो ऐसा फील्ड है उनका कि उनको हर तरह से लोगों को डील करना होता है, तो वो चीज़ उनके अंदर आ जाती है कभी कभार। तो डांट पड़ जाती है या कुछ चीज़ों को लेके सुना देते हैं। तो उनसे स्टार्टिंग से ही मैं और मेरा भाई दोनों हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही डरते आए हैं। लेकिन जब भी बात हम लोगों के किसी ऐसे बेनिफिट की आती है, तो वो हर तरह से हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। और फिर वो सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं दिखती हैं जो हमारे साथ, हम जो भी परेशान हो जाते हैं कभी कभार, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और वो हर तरह से हर जगह पर हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। बॉन्ड ऐसा है कि हम लोग प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, बस थोड़ी बातें कम होती हैं। और एक डर बना डर, हुआ है। हाँ जी। और आई थिंक कि पेरेंट्स का डर हर बच्चे में होना होना चाहिए। चाहिए। और अगर आप पेरेंट्स से भी नहीं डर रहे हैं या आप पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पा रहे हैं। और आजकल बहुत से बच्चों में मैंने देखा है कि वो पेरेंट, अगर किसी बच्चे को ये भी बोल दो कि आपके पेरेंट्स से बोलूँगा, तो वो ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे उनके लिए पेरेंट्स कोई मैटर ही नहीं करते हैं। तो आई थिंक सो कि पेरेंट्स का डर हर किसी बच्चे में होना चाहिए। बाकी मेरी मम्मी हैं, उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो सुनाती हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग कहते हैं, वो सुनती हैं। हम लोगों को कई जगह पे उन्होंने बचाया, जैसे पापा से मार पड़ने वाली होती है तो वो बीच में आ जाती हैं। पापा ने कई बार उनको बोला कि तुम बीच में आ जाती हो, इसलिए मैं लोगों से कुछ नहीं बोलता हूँ। तो बहुत ही प्यारा बॉन्ड है, सबका अपना अपना अलग इंडिविजुअल बहुत ही प्यारा बॉन्ड है। बस पापा से थोड़ा ये है कि सभी लोगों के लड़के जो है, जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कि लड़के जो हैं अपने फादर से खुल के चीज़ें नहीं बोल पाते हैं, कहीं ना कहीं डरते हैं। और मेरे हिसाब से अगर वो कभी लाइफ में बहुत बड़े आदमी भी बन जाते हैं बच्चे, तब भी कहीं ना कहीं बच्चा जो है अपने पिता के पास से जाने से डरेगा। और वो रिस्पेक्ट होती है, वो डर नहीं होता है। आई थिंक सो कि वो रिस्पेक्ट होती है उनके लिए लड़कों का पेरेंट्स। एक सपना हमेशा से रहता है कि हम अपने फादर साहब को गले लगा पाएँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल। गले लगाया कभी? मैंने छोटे पे तो गले लगाया है, लेकिन जब से बड़ा हुआ हूँ तब से शायद ही कोई ऐसा मौका लगा होगा। बट अभी कुछ दिनों रिसेंट एक मेरा फ्रेंड है, बहुत ही अच्छा क्लोज फ्रेंड है, तो उसके फादर जी एक्सपायर हुए थे। ठीक। तो मैं गंगा घाट पे था उसी के साथ। और मैं उसके फादर में अपने फादर को भी देखता हूँ। और उस दिन जब मैंने उसके फादर को जाते हुए देखा, तब मेरा दिल ऐसा टूट सा गया था। तब मैंने अपने फादर को फ़ोन किया और मैं उनसे बात करके बहुत रोया, बहुत ज़्यादा। और वो ड्यूटी में इतना बिज़ी थे
कि उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे बहुत समझाया कि बेटा परेशान नहीं हो, मैं हूँ आपके साथ और आप भी अपने फ्रेंड के साथ बने रहिए। और उस दिन मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें बोल के बहुत रोया, जो कि शायद मैं इतने सालों में कभी बोला होऊंगा। तो आकाश जी, आप टीचिंग और अपना ये कंटेंट क्रिएशन, मतलब इन दोनों को वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? मैं बैलेंस ऐसे करता हूँ कि जो भी मुझे मौका मिल जाता है, भले ही 5 मिनट का क्यों ना मिले, तो अगर मेरे दिमाग में कोई कंटेंट है तो मैं उसको बिल्कुल बनाता हूँ। और बनाने का सिर्फ रीज़न यही है कि शायद ही बहुत से लोग अब रिलेट करने लगते हैं, तो मेन मोटिव यही है कि काफ़ी लोग उससे रिलेट करें, चीज़ों को समझें और जो भी उनका और बच्चों का बॉन्ड है उसको और बढ़ाएं, जैसे कि मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और वर्क के बीच में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा टाइम ज़रूर निकालता हूँ ताकि मैं खुद को फ्रेश रख पाऊँ, खुद को मोटिवेट रख पाऊँ। भले ही मुझे 5 मिनट मिलते हों, तो अगर मुझे 5 मिनट खाना खाने के लिए मिले हैं, तो अगर मुझे मेरे दिमाग में कोई कंटेंट है तो पहले मैं वो कंटेंट बनाता हूँ, तब मैं अपना खाना खाता हूँ। तो इसी रीज़न की वजह से काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये तो पढ़ाते ही नहीं होंगे, ये तो दिन भर रील बनाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि वो रील बनाने का समय जो होता है वो मैं अपने बच्चों के समय से नहीं लेता हूँ, वो मैं खुद के समय से लेता हूँ। जो मेरा पर्सनल टाइम है कि मैं बैठूँ किसी जगह पे अपना पेंडिंग वर्क करूँ या कुछ भी करूँ, तो वो समय रील बनाने का वो मैं खुद से लेता हूँ, ना कि बच्चों के समय से वो मैं लेता हूँ। ये चीज़ है, इसीलिए मैं अपनी चीज़ों को बैलेंस करता हूँ। जो पुरानी क्लास टेक्निक्स होती थी उसमें गर्ल्स और बॉयज़ के डिवाइडेड सेक्शंस होते थे। बिल्कुल। अब ऐसा कुछ है नहीं, क्लासेस में बॉयज़ के साथ में गर्ल्स भी रह रही हैं। डेफिनेटली। तो एक रिलेशनशिप वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा हाई पकड़ा हुआ है कुछ बिल्कुल सालों बिल्कुल। से। हाँ, तो इस पे आपका क्या कहना है? रिलेशनशिप का टॉपिक सिर्फ इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। किस चीज़ की? मतलब कि उनको अगर कोई ये बताए कि आप इस समय जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आप वो करिए, ठीक है, जो चीज़ आपके लिए मोर इम्पॉर्टेंट है आप वो करिए, इन चीज़ों से हटकर। और ज़रूरी नहीं है कि एक रिलेशनशिप वाला बॉन्ड बनाइए, आप एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाइए। और लाइफ बहुत ही लंबी है, बहुत आगे आपको बढ़ना है, और अभी से अगर इन चीज़ों में आप पड़ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे आप कुछ ज़्यादा अच्छा अचीव कर कर पाएंगे। पाएंगे। और आपको लाइफ बहुत अच्छे अच्छे मौके देगा और ऐसे लोगों से मिलाएगा कि जो आपकी लाइफ टाइम जर्नी में आपके साथ दे सकते हैं। तो अभी ये टाइम टू टाइम चीज़ें करते रहने का आई डोंट थिंक सो कि कोई मतलब बनता है। आप एक प्रॉपर तरीके से चलिए तो ये सारी चीज़ें। और रिलेशनशिप में आजकल बच्चों ने थोड़ा ट्रेंडिंग भी इन चीज़ों को मान लिया है कि ये चल रहा है वो चल रहा है तो हम भी करेंगे, पोस्ट डालना, एक दूसरे के साथ अपने नामों को टैग करना। हाँ, और काफ़ी सारे मैंने देखे हैं बच्चे अपने हाथों पर निशान बना लेते हैं काट वाट के। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का अभी समय नहीं है। आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले पूरा मैच्योर होना पड़ेगा और अपनी ज़िम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। और अगर आप वो चीज़ करते हैं तो आप एक प्रॉपर एज के बाद इन सारी चीज़ों को करिए ताकि आप में समझ आए और ये जो आप रिलेशनशिप बना रहे हैं वो आपका लंबे समय तक चले। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी छोटे पे ही सब करने लगते हैं तो कुछ कुछ टाइम का रिलेशनशिप होता है और फिर उसमें बच्चे भी बर्बाद होते हैं और सारी चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं और बाय चांस गलती से काफ़ी ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिनका खामियाजा उनको बहुत ही बड़े लेवल पे आके भुगतना पड़ता है। पूरी लाइफ ही उनकी बर्बाद हो बिल्कुल जाती है। बर्बाद हो जाती है। बट जो टीनेजर्स हैं वो ये चीज़ कम समझ पाते हैं कि अगर हमें किसी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हुआ है तो हो सकता है वो फ्रेंडशिप भी हो। बिल्कुल तो अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, इन तीनों में वो जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है वो अभी लोग कर ही नहीं पा रहे हैं कि बिल्कुल हम नहीं हैं कर किस पा रहे हैं। सिचुएशन में। बिल्कुल बिल्कुल तो उनको रिलेशनशिप एक्चुअली में है क्या? आई थिंक रिलेशनशिप आप सिर्फ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला या आप कोई क्लोज रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों पे आप फोकस मत करिए। आप अगर रिलेशनशिप एक बना रहे हैं तो आप उसके साथ बॉन्ड बनाइए, उसको हैप्पी फील कराइए, उसकी सारी चीज़ों में उसकी हेल्प करिए। और जब आप दोनों की चीज़ें ऑटोमेटिक मैच होने लगेंगी एक प्रॉपर एज के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आप एक प्रॉपर एज पर जाइए और तब आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन हमें समझ रहा है और हमारे लिए अच्छा चाहता है और इससे अगर हम बॉन्ड बना के चलेंगे तो हम काफ़ी दूर तक जा सकते हैं।
तभी आप उस चीज़ को रिलेशनशिप का नाम दीजिए, अदरवाइज़ आप फ्रेंडशिप करिए। आजकल को एजुकेशन सिस्टम है, लड़कियां बहुत सी चीज़ें आपको सजेस्ट कर सकती हैं, लड़के लड़कियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये बॉन्ड बना रहना चाहिए रिलेशनशिप की जगह, आई थिंक। यस। आपकी जो लव लैंग्वेज है वो क्या है? मेरी लव लैंग्वेज ये है कि अगर आप किसी से लव करते हैं या आप किसी को कुछ मानते हैं, तो आप एक गिविंग नेचर रखिए। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आप अगर आप कुछ दे रहे हैं तो आपको उसके बदले कुछ लेना ही है। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो भी लव है या रिलेशन है वो इतना अच्छा चल पाएगा। बस अगर आप गिविंग नेचर के हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर सामने वाले ने आपका ये गिविंग नेचर समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग आपको पसंद करना स्टार्ट किया, तो वो काफ़ी लंबा जा सकता है। गिविंग नेचर। और ये गिविंग नेचर आपका ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड के साथ ही बिल्कुल, हो, बिल्कुल। फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ हो बिल्कुल। सकता देखिए, है। सबसे पहले फैमिली है आपकी। आप अगर आज के ज़माने में देखें तो आप खुद के लिए सबसे पहले हैं, फिर आपकी फैमिली है, तब आप थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री करिए। जब आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हैं, आपकी फैमिली आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप थर्ड पर्सन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो आप जब अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले ये समझिए कि आपने खुद को कितना समझा है, अपनी फैमिली को कितना समझा है, तब आप कहीं जाके ये सारी चीज़ें। और बच्चे यही करते हैं कि पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं रखते हैं और ये चाहते हैं कि वो थर्ड पर्सन से अपना बॉन्ड बना के रखें। तो ये बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं है। जब आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर पा रहे जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है, तो आप थर्ड पर्सन के लिए तो कभी कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। ट्रू लव का एक्चुअली मीन होता क्या है? तो अगर ट्रू लव की बात करें तो मैं ये सोचता हूँ कि आप जो इंसान आपसे जुड़ा है आप उसको समझिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए और अपने आप को इस तरह से उसके सामने लेके आइए कि आपका वो जो बॉन्ड है वो और ग्रो करे। और जो भी आपके बीच में छोटी अनबन है या प्यार है वो इस लेवल पे रहे कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेटिस्फाई रहें, किसी के भी दिल में एक दूसरे के लिए कोई भी मलाल ना हो और दोनों साथ में एक ट्रैक पर चलते चले जाएं और लाइफ की सक्सेसफुल को टेस्ट करें। फिटनेस को आप किस नज़रिए से देखते हैं लाइफ में? मैं मानता हूँ फिटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक इंसान को फिटनेस के लिए फोकस रहना चाहिए। जैसे कि आप आजकल देख ही रहे हैं कि कब इंसान चला जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। खा रहा है, बैठा हुआ है, डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है और अचानक से ही सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं और वो इस लाइफ में नहीं रहता। तो फिटनेस आई थिंक अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपनी फ़िटनेस के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं, आपको कितना खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब क्या चीज़ करनी चाहिए, हर चीज़ का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उसी से जो है आपकी फ़िटनेस जो है वो ग्रो करेगी। आप हेल्दी अगर आप रहेंगे, आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो आई थिंक कि आप लाइफ में बहुत ही आगे जा सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों को दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा और बिना माइंड के बॉडी कुछ नहीं है और बिना बॉडी के माइंड कुछ नहीं है। तो आई थिंक कि दोनों चीज़ों को हम लोगों को लेके चलना चाहिए और यही मेरे लिए फ़िटनेस का मेन जो है वो चीज़ है। बट टीनेज क्या करते हैं, टीनेज एक गलती ये करते हैं कि वो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को दोनों को एक कर देते हैं। बट फिटनेस एक काफ़ी अलग चीज़ हो गई है, बॉडी बिल्डिंग तो एक काफ़ी अलग ही रूट हो गया है। तो अगर आप फिटनेस की लाइन में जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़े जो एक एग्जैक्ट बॉडी बिल्डर फॉलो करता जी है। हाँ, जी हाँ, जी। तो बॉडी बिल्डर को भाई सीधी बात है कि उनको अपनी बॉडी को शो करना है, दिखाना है, स्टेज परफॉर्मेंस प्रेजेंटेबल होना है, उनको अपने स्टेज पर सारी परफॉर्मेंस करनी है। आपको क्या है कि अपनी लाइफ में फिट रहना है कि आप अगर आप चाहें तो आप काफ़ी दूर तक भाग पाएँ। अगर आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो आप उनको वो चीज़ उठा के या उनके लिए वो चीज़ करके दे पाएँ। ये नहीं है कि आजकल मैंने देखा है काफ़ी बच्चे हैं बेचारे सुबह-सुबह भूखे चले आते हैं और असेंबली हो रही होती है धूप में तो वो गिर पड़ते हैं। तो अगर आप खुद को नहीं सँभाल पा रहे हैं तो आपसे जुड़े जो इंसान हैं आप उनको भी नहीं सँभाल पाएँगे। तो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का कनेक्शन अगर हम कहें तो है तो कहीं न कहीं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक अदर फील्ड हो जाता है और फिटनेस एक अदर फील्ड हो जाता है। आप अगर प्रॉपर खा रहे हैं, प्रॉपर सो रहे हैं, प्रॉपर अपना दिन में अपने शरीर को थोड़ा समय दे रहे हैं तो ये फिटनेस में आता है। और बॉडी बिल्डिंग एक अदर लेवल है कि आप मतलब अपनी बॉडी पर फोकस्ड हैं पूरा और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिखाना है, बॉडी बिल्डिंग फील्ड में जाना है, तब तो आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाइए। बाकी जो भी बच्चे हैं
उनको सिर्फ फिटनेस पर फोकस करना चाहिए ताकि उनके माइंड का और अपने बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रहे और वो स्टडीज़ में और बाकी चीज़ों में, स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाएँ। लड़कियों के लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है और हमेशा से माना गया है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि आजकल जो चीज़ें लड़कियां कर रही हैं वो आई डोंट थिंक सो कि लड़के कर पाते हैं। तो लड़कियों की लाइफ में फ़िटनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अच्छा खाएँ, आजकल ज़ोमैटो और स्विगी का ज़माना है, जो भी चाहते हैं बच्चे ज़िद करते हैं पेरेंट्स से वो खाते हैं। बट आपको हर चीज़ एक लिमिट में खानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हमें ये क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। क्या हमारी तो बॉडी के लिए हेल्दी बिल्कुल, है? बिल्कुल, अब क्या हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। तो लड़के और लड़की दोनों का फ़ील्ड अपना अलग है कि लड़के कुछ अपने फ़ील्ड में फ़िट रहना चाहिए और लड़कियों को अपने फ़ील्ड में फ़िट कर रहना चाहिए, ताकि वो ये सारी चीज़ें अपना सेल्फ़ डिफेंस कर पाएँ या किसी प्रोसेस को अच्छे से कर पाएँ। तो इस चीज़ के लिए आई थिंक कि फ़िटनेस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स आपके क्लोज़ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? मेरे क्लोज़ तो मैं कहूँगा, मेरे लिए क्लोज़ तो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं सारे स्टूडेंट्स को हमेशा बराबर मानता हूँ। बट कुछ बच्चे मुझे ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो दिन भर मेरे पास आते हैं और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, मैं उनको बताता हूँ, समझाता हूँ। तो दोनों जो भी आपने बोला, मैं दोनों बच्चों को ये एडवाइस देना चाहूँगा, जो भी मेरे ज़्यादा पास आते हैं, जो दूर से ही मुझको पसंद करते हैं, नहीं भी पसंद करते हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि कोई मुझे नापसंद करता होगा, क्योंकि मैं सभी के लिए अच्छा चाहता हूँ। और उन सभी के लिए एडवाइस मेरी यही है कि आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। और अपने फ़ील्ड में, जिस भी फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं, सिर्फ़ उसी फ़ील्ड में आप मेहनत करते रहिए और डेफ़िनेटली कभी भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़ैमिली आपके साथ है, आपके टीचर्स आपके साथ हैं और जो अच्छे फ्रेंड्स जो आप स्कूल लाइफ़ में बनाते हैं, जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं, वो आपके साथ हैं। तो कहीं न कहीं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। अपने आप आपको उस चीज़ के लिए कभी हेल्प माँगनी ही नहीं पड़ेगी और वो आप देखेंगे कि हमारे ये जो हमारे क्लोज़ हैं, वो हमारे साथ खड़े ऑलरेडी हैं। तो आप अपने फ़ील्ड में जो भी है मेहनत करते जाइए और डेफ़िनेटली मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेहनत अगर आप रुक जाएँगे तो आप हर दूसरा इंसान मेहनत कर रहा है, तो अगर आप कहीं न कहीं अगर मेहनत में चूकते हैं, तो आप कुछ ना कुछ अपने आप को बैक फुट पे ज़रूर पाएँगे। तो उसके लिए मेहनत आप डेफ़िनेटली करते रहिए और बाकी भगवान है, आपकी मेहनत को एक दिन ज़रूर सफल करेगा और डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू आकाश जी, हमारे थैंक साथ यू सो जुड़ने के मच। लिए।